होलकर परिवार में एक समस्या हल हुई नहीं कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। और अभी जो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी थी वह थी द्वारकाबाई साहेब के द्वारा महल में लाई गई सीताबाई और गुणोजी। यह इतनी बड़ी समस्या बन गए थे कि इनके आगे वाड़े और राज्य की और कई समस्याएं नजरअंदाज हो गई थी। बस अभी कोई समस्या थी तो वह सीताबाई और गुणोजी की ही समस्या थी। यहाँ पर गुणोजी और सीताबाई चिता की तरह लकड़ी को सजाए अपने हाथों में मशाल थामे कह रहे थे कि हम जल जाएंगे, अपने आप को जला लेंगे और मर जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग हमें अपना दुश्मन समझते हो। इस परिवार में हमें द्वारका ही के अलावा और कोई भी अपना नहीं मानता, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम मर जाए। और इस तरह की बातें चलती रहती है। अब मल्हार सरकार की हालत यहाँ पे बहुत खराब हो जाती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि एक पिता के लिए बड़ा मुश्किल था कि अपनी लड़की को अपने आंखों के सामने जिंदा जलते देखना। यह पिता के लिए सबसे बड़ा दुस्सपना हो सकता है। गुणोजी एक बार जिंदा जल जाए तो किसी को इतना दुख नहीं होगा, पर सीताबाई जो कि निर्दोष थी वह भी गुणोजी के बहकावे में आके ऐसे कदम उठा रही थी, तो अब क्या किया जा सकता है। मल्हार सरकार की हालत तो बड़ी खराब हो रही थी। तुकोजी, भाऊजी, गंगोबा, तात्या सभी महल के शुभचिंतक और परिवार के गण सभी परेशान हो रहे थे कि अब क्या करा जाए, इस समस्या को कैसे रोका जाए। द्वारकाई साहब भी बार बार भाग के जा रही थी कि अपनी बेटी को किस तरह से जलने से बचा पाओ, पर आग से खतरा उन्हें भी हो सकता था, इसलिए मल्हार सरकार उन्हें पीछे की ओर खींच रहे थे। फिर जब माँ अहिल्या रोकने जाती है सीताबाई साहब को, तो सीताबाई साहब उनकी तरफ मशाल कर देती है और मालेराव अपनी माँ को पीछे खींचता है। किसी तरह से वह उन्हें जलने से बचाता है। अब यहाँ पे अंततः मल्हार सरकार का सब्र टूट जाता है और वह टूट ही जाते हैं। और दोस्तों, अब सीताबाई गुणोजी को इशारा करती है और गुणोजी सीताबाई को इशारा करते हैं कि अब हमें चिता पर बैठ जाना चाहिए और उसमें आग लगा लेनी चाहिए। यह दृश्य बहुत भारी साबित हो रहा था, पिता मल्हारराव होलकर के लिए और माता द्वारकाई के लिए। द्वारकाई तो बेहोश हो जाती है अपनी बेटी को इस हालत में देख के। महल की अन्य औरतें भी चीख उठती है, मैनाबाई, मुक्ताबाई हो चाहे रखमाबाई, सभी चीख उठती है इस तरह का दृश्य देखकर, क्योंकि किसी को जिंदा जलते हुए देखने की कल्पना से ही सब लोग डरे जा रहे थे। यहाँ पर मल्हार सरकार के चरणों में द्वारकाई अचेत पड़ी थी और उन्हें गौतमाई साहब सांत्वना दे रही थी, होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी मल्हार सरकार यहाँ पर मालवा के सूबेदार की तरह नहीं बल्कि एक विवश पिता की तरह माँ अहिल्या के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को बचा लो, वह जो भी कह रही है उसकी मांग मान लो। अपने ससुर, अपने पिता समान ससुर को इस हालत में देख के माँ अहिल्या आखिरकार वो भी टूट जाती है और वह सीताबाई और गुणोजी की तरफ बढ़ के कहती है कि आप वापस आ जाइए, आपकी जो भी मांगे हम मानने को तैयार है, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, अब मान जाओ। तब द्वारकाई कहती कि देखो अब अहिल्या भी मान चुकी है, मल्हार सरकार भी मान चुके हैं, अब तो तुम उतर जाओ और बंद करो यह तमाशा। तब गुणोजी और सीताबाई चिता से उतर जाते हैं। गुणोजी तो खुश हो जाता है, नहीं तो गुणोजी के तो मन में यही ख्याल आ रहा था भैया कहीं सच में ना जलना पड़ जाए, लेने के देने ना पड़ जाए। तो गुणोजी खुशी खुशी नीचे उतर जाता है। सीताबाई रोते हुए नीचे आती है और अपने माँ के गले लग जाती है, यानी कि द्वारकाबाई साहब के गले लग जाती है। और यहाँ पे गौतमाई साहब और माँ अहिल्या इस समय किसी सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत किसी व्यक्ति को थी तो वह मल्हार सरकार को थी। वह मल्हार सरकार को सहारा देने जाती है। पूरी तरह से दिख रहा था कि परिवार दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ द्वारकाई साहब का अलग गुट बन चुका है और अहिल्या और मल्हार सरकार गौतमाई साहब का अलग गुट बन चुका है। परिवार में यह फाड़ कैसे पड़ चुकी है। मल्हार सरकार कहते मेरा एक ही सपना था, इस परिवार को लेके मेरा एक ही सपना था और वह सपना यह था कि पूरा परिवार मेरा मिलजुल के रहे, एक कुटुंब की तरह रहे, सबके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार हो, सहानुभूति हो, दया हो, करुणा हो। पर इस तरह की भावना मुझे परिवार में कम ही देखने को मिलती है। यह मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज मैंने यही कोशिश की कि मेरे परिवार को टूटने से बचा लूं, इसलिए अहिल्या मुझे माफ कर दो। मल्हार सरकार के इस तरह के वचन सुन के माँ अहिल्या का दिल पिघल जाता है और वह अपने आप को रोने से रोक नहीं पाती। अब मल्हार सरकार एक पिता थे आखिरकार। वह अपनी बेटी सीता को बुलाते हैं जो कि निर्दोष भी थी बेचारी। बस उसका दोष इतना ही था कि उसने अपने अत्याचारी पापी पति गुणोजी का साथ दिया था। मल्हार सरकार और सीताबाई गले मिलकर रोने लगते हैं। दृश्य बड़ा ही भावुक हो जाता है। अब गौतमाई और माँ अहिल्या पीछे सरक जाते हैं और मल्हार सरकार को अपनी बेटी के साथ अकेले में कुछ समय बिताने का वक्त देने लगते हैं। यहीं गुणोजी की वही पुरानी शातिर वाली मुस्कान हमें देखने को फिर से मिल जाती है। अब माँ अहिल्या उस मनहूस जगह से अपने कक्ष में वापस आती है और अपने दिवंगत पति खंडेराव जी के सामानों जैसे उनका मृदंग को देखती है और शोक में डूब जाती है। यहाँ पर एक और व्यक्ति बड़े दुख में था, बड़े क्रोध में था, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में था। वह था मालेराव। मालेराव अपनी फ्रस्ट्रेशन लकड़ी पे अपना हाथ मार मार के उतार रहा था
तभी वहाँ पे माँ अहिल्या आती है और कहती है मालेराव रुको, ये क्या कर रहे हो। मालेराव कहता है आई साहब मैं अपने हाथ काट के फेंक देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हाथ अपने पिता के हत्यारे को मार नहीं पाए, ऐसे हाथों के होने से क्या फायदा। तो माँ अहिल्या कहती है नहीं मालेराव बात को समझो, अभी तुम दूरदृष्टि से काम लो, अभी तुम युवा अवस्था के जोश में ऐसी चीजें सोच रहे हो, परंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि यह वक्त इस तरह के प्रलाप करने का नहीं है, बल्कि समझ जाने का है। तो मालेराव कहता आई साहब यदि आपने मुझे उसी दिन गुणों जी को मारने दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ अहिल्या कहती हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, पर यदि ऐसा हो जाता तो आज तुम पूरे परिवार से अलग थलग हो जाते और वे पूरे परिवार से अलग थलग हो जाती। पर आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे पॉजिटिव बात आज जो है वह एक ही बात है, और वह यह है कि आज मेरा बेटा मेरे साथ है, आज हम दोनों माँ बेटे एक साथ है, आज हम दोनों माँ बेटे एक हाथ बन के लड़ेंगे इस गुणों जी के खिलाफ। मालेराव सुनो, गुणों जी एक सांप की तरह है, और सांप आया है तो डसेगा जरूर, और डसने से पहले सांप अपना फन जरूर फैलाता है। तो हमें उसी मौके का इंतजार करना है कि जब यह सांप फन फैलाएगा, और हमें उससे बचना है, और यही सबसे सही मौका होगा इस सांप के फन कुचलने का। गुणों जी को कभी सांप, कभी सियार, कभी लोमड़ी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि गुणों जी बहुत ही शातिर था और बहुत ही जहरीला था। बताया जाता है कि गुणों जी अपने घोड़े के पास जाता है और उसको प्यार दुलार देता है। अभी तक पैदल घूम रहे गुणों जी को घोड़ा मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह भी बता रहा था कि गुणों जी अब फिर से शक्ति संपन्न हो चुका है, यानी कि अब गुणों जी फिर से हमला करने की तैयारी करेगा और मालवा की गद्दी को हथियाने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर बताया जाता है कि मालवा की सीमा पे खड़ा वह घुसपैठिया माँ अहिल्या और मल्हार सरकार के किसी धार्मिक आयोजन में जाने का इंतजार करता है और कहता है कि यही सबसे अच्छा मौका है इन पर आक्रमण करने का। तो देखेंगे मालवा के महल की राजनीति और मालवा के बाहर की राजनीति और युद्ध किस मौके पर ले जाते हैं अगले एपिसोड में।